अरे, इस गवार के घर कौन जाएगा अमित? तुझे भी यही मिली थी? इस गवार को ब्याह लाया है, मिक्सी चलाना तक नहीं जानती। उस दिन गीजर फूंक दिया इसने, और तू कहता है इसके गांव चलो। हमसे एक गवार नहीं झेली जाती है तो भला पूरा खानदान कैसे झेलेंगे? मैं तो नहीं जाऊंगी। सास निहारिका ने अपने बेटे अमित से कहा, जो कि कमरे में अपनी पत्नी के घर से आए भाई के बेटे होने की खबर लेकर आया था। उसने कहा, माँ, आपको अच्छा लगेगा, एक बार चलकर देखिए। लेकिन निहारिका जी ने बहुत बेरुखी से मना कर दिया और बोली, अमित, मैं पार्लर जा रही हूँ, 2-3 घंटे लग जाएंगे। अपनी पत्नी से कह देना कि अपने पापा जी को खाना दे दे। अमित ने कहा, अरे माँ, उसका नाम भी है। निहारिका जी ने अपने कटे हुए बालों में कंघा घुमाते हुए कहा, हाँ, तेरे लिए होगा। मुझे तो वो देखने में नौकरानी सी लगती है। उसे अच्छी सज धज कर तो हमारी कामवाली आती है। अमित को ये सुनकर बहुत तेज गुस्सा आया। निहारिका जी निकल चुकी थी और उनकी ये सारी बातें पर्दे के पीछे खड़ी उनकी बहू राधा ने सुन ली थी। वो चुपचाप किचन में चली गई। अमित उसके पास ये सब बताने ना जा सका। भला किस मुंह से कहता कि उसकी माँ उसके लिए इतने घटिया शब्द बोलती है। राधा किचन में खड़ी रो रही थी। उसे वो 6 महीने पहले वाले पल याद आ रहे थे, जब अमित उसके गांव में अपने प्रोजेक्ट के लिए आया था। अमित एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर था और एक कंस्ट्रक्शन के काम के लिए इस गांव में गया था जहां राधा रहती थी। अमित को गांव में एक कमरा रहने के लिए चाहिए था और वो इधर उधर घूमकर कमरा तलाश कर रहा था। गांव के एक मजदूर ने उसे राजावत सिंह के घर का पता बताया, जिनके घर में एक हिस्सा खाली पड़ा था। अमित अकेला था, इस कारण गांव में कोई कमरा देने को तैयार नहीं था। 2 दिन से वो टेंट में रात गुजार रहा था। अमित राजावत सिंह के घर जा पहुंचा और बाहर बनी बैठक में बैठ गया। किसी ने अंदर जाकर राजावत सिंह को खबर कर दी थी। नाश्ता कर रहे थे और परदेसी को बैठाने के लिए कह दिया था। अमित ने आधा घंटा इंतजार किया। इतनी देर में एक लड़का एक बड़ा गिलास लस्सी और एक प्लेट में मावे के पेड़े उसके सामने रखकर चला गया। अमित ने झिझकते हुए पहले इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसने लस्सी का गिलास उठाकर मुंह से लगा लिया। अमित बोल उठा, अरे वाह, ऐसी लस्सी तो मैंने कभी नहीं पी। खाने के लिए पेड़ा उठा ही रहा था कि उसे किसी के हंसने की आवाज आई। उसने दरवाजे पर देखा तो पीला दुपट्टा लहराता दिखाई दिया। वो उठकर देखने चला तो वहां कोई नहीं था। कुछ देर राजावत सिंह वहां आ पहुंचे। गांव के अच्छे रसूख वाले व्यक्ति थे और सारा गांव उनका सम्मान करता था। वो पढ़े लिखे लोगों का बहुत सम्मान करते थे। अमित इंजीनियर था तो खुशी से मिलने आगे बैठते हुए कहा, बताइए इंजीनियर साहब, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? अमित ने कहा, अरे नहीं नहीं, कोई सेवा नहीं। उन्होंने फिर से कहा, सेवा नहीं तो फिर क्या काम आन पड़ा? अमित ने झिझकते हुए कहा, मुझे रहने के लिए एक कमरा चाहिए। गांव तक आने वाली सड़क को हाईवे से जोड़ा जाएगा, जिससे गांव के लोगों का समय शहर जाने में कम लगेगा। 6 महीने का प्रोजेक्ट है, तब तक टेंट में तो नहीं रह सकता। रजावत जी ने कहा, सही बात है इंजीनियर साहब, आप इतने पढ़े लिखे कोई मजदूर थोड़े हैं जो टेंट में रह लेंगे। अमित ने कहा, आसपास कोई कमरा मिल जाता तो। अमित कहकर बीच में ही रुक गया था। रजावत जी ने आवाज लगाई, अरे जरा हुक्का बनवाओ। फिर अमित से कहा, इंजीनियर साहब, कमरा तो हमारे ही घर में खाली है और हम भी दे देंगे, मगर बहू बेटियों वाला घर है तो जरा ध्यान से। अमित ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा। रजावत जी ने उठकर अमित को अंदर ले जाकर कमरा दिखाया और कहा, खाने वाने की चिंता मत कीजिएगा, सब इधर ही मिल जाएगा। हमें भी आपकी सेवा करने का मौका मिल जाएगा। कमरा काफी ठंडा था और अलमारी भी बनी थी। अमित ने कहा, मैं सामान लेकर शाम से ही आ जाता हूँ। अमित चला गया और शाम को आ गया।
7 बजे तक अमित आया और उसने अपना सामान रख दिया। जब तक राजावत सिंह ने कमरे में पंखा और बेड लगवा दिया था। साफ सफाई भी अच्छे से हो चुकी थी। कमरे के साथ ही बाहर बाथरूम बना हुआ था। अमित ने सामान रखा और बेड पर बैठकर देखने लगा। कमरे के आगे बड़ा सा आंगन था और दूर से ही घर का मेन गेट नजर आता था। कमरे के बाईं ओर एक और बरामदा था जिसके चारों ओर कमरे बने थे, लेकिन वो इस घर का दूसरा हिस्सा था। अमित ने दरवाजे से खड़े होकर पूरे घर को नजर डाली और आंगन में लगे नीम के पेड़ पर पड़े झूले को देखा। सोचने लगा, ये किस लिए होगा? कोई बच्चा तो नजर नहीं आता। अमित सोचता हुआ कमरे के अंदर चला गया और कपड़े बदलकर मुंह हाथ धोने बाहर आ गया। राजावत सिंह ने जैसे ही उन्हें देखा तो कहा, अरे इंजीनियर साहब, आ गए आप? अभी आपके लिए चाय भिजवा देता हूँ। अब से रोज चाय आ जाएगी। राजावत जी जा चुके थे और अमित अलमारी खोलकर उसमें कपड़े रखने लगा था। पीछे से कोई आहट हुई तो मुड़कर देखा, वही पीला दुपट्टा लहराता दिखाई दिया। पीछे से देखा तो एक लड़की भागती दिखाई दी। पीछे से लंबी चोटी के सिवा कुछ दिखाई ही ना दिया। अमित उसके बारे में सोचता हुआ अंदर आ गया और चाय पीने लगा। चाय पीकर वो थकान के कारण चूर होकर सो गया। 1 घंटा सोने के बाद उठकर उसका फोन बजा तो अमित की आंख खुल गई। अमित ने फोन उठाकर कहा, हाँ मॉम बोलो। उधर से उसकी माँ निहारिका जी की आवाज आई। अरे बोलो, क्या होता है? माँ की याद ही नहीं आती है तुझे? अमित ने कहा, मॉम मैंने आपको फोन किया था लेकिन आपने फोन नहीं उठाया। निहारिका जी ने कहा, अरे हाँ, उस टाइम तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ पार्लर में बैठी थी, मैनिक्योर करवा रही थी और फेस पर फेशियल हो रहा था, तो बात कैसे करती? अमित हंस दिया और बोला, मेरी फैशनेबल माँ, अब बहू लाने के दिन है और तुम खुद ही पार्लर के चक्कर काटती हो। निहारिका ने कहा, हाँ तो सास क्या पार्लर नहीं जाती? मैं तो अपनी ही तरह फैशनेबल बहू लेकर आऊंगी तेरे लिए। अमित ने झट से हंसकर कहा, मॉम मुझे तो सिंपल और प्यारी लड़की चाहिए। तभी दरवाजे पर खड़े राजावत सिंह की आवाज आई तो अमित ने बात में बात करता हूँ कहकर फोन काट दिया। राजावत सिंह ने हंसकर अंदर आते हुए कहा, इंजीनियर साहब आपको तो लड़की भी साधारण चाहिए। अरे 100 देकर एक को हाँ कीजिएगा, आप भी आखिर इंजीनियर हैं। अमित हंस दिया था। उसके बाद राजावत सिंह ने कहा, कुछ देर बाद खाना खाने आ जाइए, आज आपके लिए स्पेशल खाना बनवाया है। अमित कुछ देर में उस बरामदे की तरफ चला गया। राजावत सिंह उसे देखते ही अंदर ले गए और खाने की टेबल पर बैठा दिया। अंदर के ठाट बाट देखकर अमित हैरान था। ये घर गांव का लग ही नहीं रहा था। आलीशान झूमर और शानदार पर्दों की सजावट, ऊपर से डाइनिंग टेबल। गांव में तो लोग नीचे बैठकर खाना खाते हैं। यही बात अमित के मुंह से निकल गई। उसने कहा, गांव में भी कितना कुछ बदल गया है। अब कोई नीचे चूल्हे के पास बैठकर नहीं खाता। कितना सुकून होता है उस खाने में। राजावत ने हंसते हुए कहा, अरे हम भी वहीं बैठकर खाते हैं। हमें तो लगा कि आप वहाँ कहाँ बैठ पाएंगे, तो यहाँ खाने को मेज पर ले आए। सच कहें तो हमको भी ये अंग्रेजी चाल चलन पसंद नहीं, लेकिन आजकल दिखावे को दुनिया है ना, बस उसी के लिए रखी है ये मेज। चलिए अंदर। राजावत जी अमित को लेकर किचन में चले गए, जहां आज गैस छोड़कर चूल्हे पर खाना बन रहा था। नीचे बैठने के लिए चटाई बिछा दी और सामने खाने के लिए चौकी पर थाली रखी थी। अमित खुशी से वहां बैठ गया। चूल्हे पर जो खाना बन रहा थी उसकी ओर इशारा करके राजावत जी ने कहा, ये हमारी धर्मपत्नी है। तभी एक लड़की आई और उसने दोनों को थाली में खाना परोसना शुरू कर दिया। वही पीले सूट वाली लड़की। अमित उसे देखता ही रह गया। वो भी नजर चुराकर अमित को देख रही थी। अमित अब इसे ध्यान से देख रहा था, जिसे वो कब से सामने से देखना चाहता था। राजावत सिंह जी ने कहा, ये हमारी बहन है राधा। ये वी कॉम सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही है।
कंप्यूटर भी जानती है और बहुत गुणी और समझदार है मेरी बहन। अमित को इस लड़की में जिज्ञासा पैदा हो गई थी। वो अमित से डरती थी और इतना ही, अमित उसे देखना चाहता था। एक दिन रास्ते में टकरा गई और अमित ने उससे कह पूछ लिया कि अगर इससे ज्यादा पढ़ा लिखा समझदार लड़का उससे शादी करना चाहे तो क्या वो शादी करेगी। उसने ये बात जाकर अपनी भाभी को बताई और भाभी उसके राजावत जी को बता दी। कोई और लड़का होता तो राजावत सिंह जाता या शायद खून खराबा हो जाता, मगर उसे अमित पसंद था क्योंकि अमित समझदार और पढ़ा लिखा था और उसने सीधे शादी की बात कर दी थी। राजावत ने अमित को बुला लिया और अकेले में बात की। अमित ने अपने मन की बात कह दी, मगर जब उन्होंने अमित से अपने माता पिता को बुलाने के लिए कहा तो अमित टाल गया क्योंकि वो जानता था कि उसकी मॉम को राधा जैसी साधारण गांव की लड़की पसंद नहीं आएगी। लेकिन राजावत को देना था, सो उसने एक दिन घर फोन करके सब बता दिया। निहारिका जी ने राधा को अपनाने के लिए साफ इनकार कर दिया। अमित के पिता रघुनंदन जी ने कहा, अरे निहारिका, एक बार देखने में क्या हर्ज है, आखिर अपने अमित की पसंद है। लेकिन निहारिका जी नहीं मानी और रघुनंदन जी निहारिका जी के खिलाफ होकर अमित के पास चले गए। वहां जाकर उन्होंने राजावत सिंह जी से बात की तो पता चला कि राधा की माँ बचपन में ही गुजर गई और भाभी के ही हाथों पली बड़ी राधा उन्हीं के देते संस्कार से परिपूर्ण है। राधा के कारण राजावत ने अपनी कोई संतान नहीं की। कसम खाई थी कि पहले इसका ब्याह करेंगे, तभी संतान की इच्छा मन में लाएंगे। रघुनंदन जी इससे बड़े प्रभावित हुए। निहारिका, जिनके लिए उन्होंने कह दिया कि उनकी तबीयत खराब है और इलाज कराने अमेरिका गई हैं, ज्यादा जोर शोर से विवाह नहीं कर पाएंगे। राजावत को जरा भी शक नहीं हुआ और वो मान गए। 2 महीने बाद की तारीख तय हो गई और रघुनंदन जी घर लौट गए। 2 महीने बाद आकर विवाह संपन्न हुआ और अमित को बहू के साथ वहीं छोड़कर चले आए। अमित खुश था और राधा अपने ससुराल जाना चाहती थी। वो कहती कि मैं अपने ससुराल कब जाऊंगी, तो अमित ने कहा जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म होगा हम घर चले जाएंगे। असल में राधा की विदाई 3 महीने बाद हुई और तब तक वो अमित के साथ गांव के उसी कमरे में रही। अमित ने दहेज के रूप में कुछ भी लेने से मना कर दिया, मगर वो नहीं माने और उन्होंने राधा को जेवर और सामान से भरकर खूब धूमधाम से घर विदा कर दिया। अमित को डर था कि राधा के घर पहुंचते ही मॉम ना जाने क्या रंग दिखाएगी, लेकिन पापा को सब संभालने को बोल दिया था। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची तो कुछ खास तैयारी नहीं थी और रघुनंदन जी दरवाजे और आरती का थाल लिए खड़े थे। राधा अपनी सास के अमेरिका में होने की बात जानती थी तो कुछ सोचा ही नहीं। निहारिका जी गुस्से में बाहर नहीं आई और कमरा बंद करके बैठी रही। ससुर जी ने दोनों की आरती उतारी और राधा अपने पैर से कलश गिरकर अंदर आई। अंदर हर तरफ फूल सजाए गए, जिसे देखकर राधा को अच्छा लगा। भले गांव की थी, मगर सपने तो उसके भी थे। अमित ने उसे अपने कमरे में बिठा दिया। राधा बैठकर अमित के कमरे को ध्यान से देख रही थी और अमित के बचपन की तस्वीरें देखकर मुस्कुरा भी रही थी। अमित ने कुछ घंटों बाद उसके पास बैठते हुए कहा, राधा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। राधा हैरानी से देखने लगी और बोली, जी कहिए। अमित ने अपनी मॉम के बारे में बताकर कहा, राधा, मैंने तुमसे झूठ बोला, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वो हमारी शादी नहीं होने देती और मुझे पत्नी के रूप में तुम ही चाहिए थी। तुम्हें पाने के लिए ही मैंने ये झूठ बोला, लेकिन पापा मेरे साथ थे। राधा ने कहा, कोई बात नहीं, मम्मी को भी हम मना लेंगे। अमित ने कहा, राधा, इतना आसान नहीं है, मेरी मॉम नए जमाने की है, अभी तुम मिली नहीं हो ना। खैर, वो नहीं मानी तो तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। एक ही घर में रहकर भी 2 दिन तक राधा और उसकी सास का आमना सामना नहीं हुआ।
अमित तीसरे दिन उसे दोपहर में पापा के साथ राधा को उनके पास ले गया। रघुनंदन जी उन्हें पहले समझा चुके थे कि उस पर नाराज मत होना, अब वो बहू है। अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो मत करना, मगर कुछ बोलना नहीं। निहारिका के कमरे में जाते ही राधा उन्हें देखकर थोड़ा सा डर गई। इतनी मॉडर्न सास देखकर अब उसके हाथ पैर कांप रहे थे। सलून से कटे खुले बाल, चेहरे पर मेकअप और मॉडर्न स्लीवलेस कपड़े देखकर राधा को खुद में अजीब लगने लगा। वो तो साड़ी में घूंघट डालकर आई थी। अमित ने इशारा किया पैर छूने का, तो उसने झुककर पैर छुए, लेकिन निहारिका जी ने पैर दूसरी तरफ खिसका लिए और कहा, बस बस, ये सब नाटक को जरूरत नहीं है। तुम गांव वाली लड़कियां ये सब करके शहर के लड़कों को पटा लेती हो। इसको तो पटा लिया, मगर मैं नहीं पटने वाली, समझी? निहारिका के ये शब्द बिना राधा को देखे ही जल्दी जल्दी बोल दिए। रघुनंदन जी ने आंखें दिखाई तो कहीं जाकर चुप हुई, मगर इतने शब्दों में ही बहुत कुछ कह चुकी थी। अमित राधा का हाथ पकड़कर वहां से ले गया। उसने कहा, अब से मॉम तुम्हें सामने दिखाई भी दे तो भी तुम उनके पैर नहीं छुओगी। उन्हें संस्कारों की कदर नहीं है ना, तो छोड़ो, तुम भी पड़े रहने दो उन्हें उनकी फैशनेबल लाइफ में। अब रोज राधा घर संभालती और घर के सारे काम बड़े तरीके से करती। रघुनंदन जी तो ऐसी बहू पाकर बहुत खुश थे। निहारिका जी जब जब किचन में आती तभी उन्हें राधा दिखाई देती। वो कभी नाश्ता पूछती तो कभी खाना। वो मुंह बनाकर खाना लेकर चली जाती और कहती, ये कैसा खाना बनाया है, कितना तेल है इसमें, कितने मसाले हैं इसमें, ये तो हमें बीमार करके छोड़ेगी। रघुनंदन जी कहते, निहारिका, तुम खामखा राधा में कमी निकालती हो, बल्कि तुमने आज तक ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं बनाया। शुक्र करो इस घर में ऐसी बहू आई है, तुम्हारे बागे खुल गए हैं। लेकिन तुम्हें कहाँ कदर होगी इस बात की। निहारिका जी ने कहा, मैं इसकी तरफ गांव से नहीं बल्कि हाई सोसाइटी में रहने वाले परिवार से हूँ, जहाँ चाय नहीं महंगी कॉफ़ी पी जाती है। इसका मेरा कोई मुकाबला नहीं है। अपने मायके का घमंड दिखाने वाली, बात बात पर अपने रीस मायके की दोस्त दिखाने वाली निहारिका जी आए दिन राधा को नीचा दिखाती रहती थी। राधा ने कभी अमित से कुछ न कहा और रघुनंदन जी भी खामोश रहे। राधा को बस मुस्कुराकर इशारा कर देते और राधा मुस्कुराकर रह जाती। इसे लगता था कि आखिर पति और ससुर जी तो उसके साथ ही हैं। राधा के घर से जो भी सामान आया, निहारिका ने उसकी तरफ नजर भी नहीं डाली और कहा, कब तक ये कबाड़ बाहर पड़ा रहेगा। और राधा के मायके से आए सारे सामान को उसके कमरे में रखने के लिए कह देती हैं, लोकल सामान अपने कमरे में रखो, मेरे घर का डंग ही बिगाड़ कर रख दिया। अमित को बुरा लगता, मगर राधा इसे शांत रहने को कह देती। अमित ने कहा, राधा, मेरी गलती को तुम सहन क्यों कर रही हो? चली ना, हम अकेले रहते हैं। मॉम के ताने सुनने को नहीं मिलेंगे तुम्हें, कम से कम तुम मुस्कुरा सकोगी। लेकिन राधा ने मना करके कहा, आप इकलौते बेटे हैं, मैं अपने सिर पर ये पाप नहीं रखवाना चाहती कि इकलौता बेटा छीन लिया। राधा गांव के माहौल से थी और उसे पता था कि निहारिका जी ऐसे शब्द आसानी से कह देंगी। कुछ दिन बाद सर्दियां आ गई तो राधा ने नहाने के लिए गैस पर पानी उबलने के लिए रखा। उसने अमित से कहा, आज ठंडे पानी से नहाया नहीं जाएगा, गैस पर गर्म पानी होने रख दिया है, जब तक इंतजार करना पड़ेगा। अमित ने कहा, अरे गीजर के होते हुए तुम गर्म पानी क्यों करने लगी? बस एक बटन ही तो दबाना था। राधा को कुछ पता ही नहीं था तो अमित से पूछकर गीजर का बटन ऑन करने चली गई। सास ने सुन लिया था तो उसने वही आकर कहा, तेरी औकात ही कहाँ गीजर के पानी में नहाने की, और जब चलाना नहीं आता तो चलाने क्यों आई? गांव की गवार, तुझे गीजर का ही नहीं पता, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। अरे खूबसूरत होने से सब कुछ नहीं होता, दिमाग भी चाहिए, वो एक गवार में कहाँ से आएगा?
राधा को बहुत शर्मिंदगी हुई और अमित को इस बात का पता ही नहीं चला, ना ही राधा ने उसे बताया। निहारिका जी बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। ये अमित भी किसको ले आया, किसी दिन सबके सामने हमारी बेइज्जती करवा देगी। राधा को घर में आने के बाद एक एक बात जिल्लत का सामना करना पड़ा। शुरू शुरू की बात थी, तब अमित ने राधा से कहा, राधा मुझे जरा आरओ में से पानी लाकर दे दो। वो किचन में जाकर इधर उधर देखती रही। काफी देर बाद अमित ने जाकर कहा, इधर उधर क्या देख रही हो राधा? राधा नजर नीची करके बोली, आरओ का पानी मुझे नहीं मालूम। तब अमित ने मुस्कुराकर उसे वाटर फिल्टर दिखलाया तो राधा बोली, ओ मुझे फिल्टर पानी तो पता है, लेकिन वो दिखता कैसा था ये नहीं पता था। अमित, मैं धीरे धीरे सब समझ लूंगी। अमित ने इसके गाल पर हाथ रखा और बाहर आ गया। किचन से बाहर आया तो निहारिका जी ने कहा, अरे अपनी गवार बीबी को आरओ नहीं समझाया अमित? बेचारी गवार है ना, उसको क्या पता, उसे तो गांव का हाथ से खींचने वाला नल ही पता होगा ना, बल्कि कुएं का पता होगा। गड़ा लेकर रोज बनने जाती भी होगी, वहीं से तुझे देख लिया होगा और डोरे डाल दिए। निहारिका जी कोई मौका नहीं छोड़ती थी। अमित चिल्लाया, मॉम आप राधा को बख्श दीजिए, अगर वो सीधी सादी लड़की है तो इसमें गलत क्या है? इल्जाम लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ती हो। निहारिका जी उठकर पैर पटकती हुई कमरे में चली गई और अपने पति से बड़बड़ाते हुए कहने लगी, ये आपका बेटा तो जोरू का गुलाम हो गया है। ये गांव की सीधी सादी लड़की नहीं, कोई जादू करनी है मेरे हाथों। पला बड़ा मेरा बेटा कुछ दिन में ही इसके पीछे पीछे घूमने लगा है, मेरी एक बात भी नहीं सुनता। रघुनंदन जी ने कहा, निहारिका ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि इस लड़की का अच्छा और साफ मन ही सबको अपनी ओर खींच लेता है। कमी क्या है उसमें जो तुम उसे कभी बिना सुनाए जाने नहीं देती हो? अरे अब भी वह कह रहा हूँ, अपना लो इसको, वरना बहुत पछताओगी जब अमित घर छोड़कर चला जाएगा। निहारिका जी ने रोते हुए कहा, आप भी मुझे ही कहने लगे, अरे मेरे भी अरमान थे, आप दोनों ने मिलकर सब कुचल दिए। कितनी हाई फाई शादी करना चाहती थी मैं अमित की, और आपने क्या किया? रघुनंदन जी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं निहारिका, अभी नई नई इस घर में आई है, धीरे धीरे घर का माहौल और हम सबको समझ जाएगी। थोड़ा उसको हमारे घर के माहौल के हिसाब से एडजस्ट होने का समय तो दो। रघुनंदन जी के समझाने पर निहारिका जी इस वक्त के लिए समझ गई, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती हैं। उन्हें जब भी मौका मिलता वह राधा को गवार कहकर अपने लाइफस्टाइल की दोस्त दिखा ही देती थी। एक दिन राधा मिक्सी में चटनी पीस रही थी। अचानक से मिक्सी का जार खुल गया और चटनी पूरी रसोई में छिड़क गई। निहारिका जी चिल्लाती हुई आई और कहा, तुमसे किसने कहा था मिक्सी को हाथ लगाने के लिए? अरे जब इस्तेमाल करना नहीं आता तो हाथ क्यों लगाती हो? क्या हाल किया है किचन का? अब ये सब कौन साफ करेगा? तुझे तो सिलबट्टे पर चटनी पीसने की आदत होगी। ये नालायक अमित कवाड़ ही उठाया, जाने कौन आदिवासी लड़की है ये। राधा ने कहा, मम्मी जी जार ही ठीक से बंद नहीं हो पाया, इसीलिए ऑन करते ही खुल गया, नहीं तो मिक्सी तो हमारे घर भी है। निहारिका जी कहती, अरे तुम्हारे गांव में लाइट ही कितना आती होगी, जो मिक्सी चलती होगी वहाँ झुग्गी चौपड़ी में लाइट कहाँ होती है। निहारिका ने उसे फिर से नीचा दिखाया था और राधा ने कुछ नहीं कहा था। गांव के सबसे रुखदार घर की बेटी थी, लेकिन संस्कार भी इतने ही थे कि सास के सामने खामोश रही। एक बार इसके गांव से उसके भाई रजावत ने सबके लिए ढेरों सामान भेजा, क्योंकि तीज का त्योहार था। अमित ने फोन पर कहा कि भाई साहब आप खुद क्यों नहीं आए? तो उसने कहा, हम बेटियों के घर नहीं जाते, काफी सारा सामान भेजा गया था। सारा का सारा डाइनिंग रूम में रखा हुआ था, जिसमें महंगी महंगी बनारसी सिल्क की साड़ियाँ थी और महंगी महंगी विदेशी मिठाइयाँ भी थी।
सबके लिए सोने का भी कुछ ना कुछ आया था। राधा की सास का पहले तो देखकर मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन मुंह घुमाए खड़ी ही रही और किसी चीज को हाथ ना लगाया। राधा ने निहारिका जी के हाथ में साड़ी देकर कहा, मम्मी जी, ये आपके लिए आई है, सिल्क की साड़ी। देखकर मन में तो हैरान हो रही थी, मगर कहने लगी, अरे ये नकली सिल्क क्यों बेच दिया, और हमने कब सिल्क मांगा था? राधा ने कहा, नहीं मम्मी जी, ये असली सिल्क है, सूरत से मंगवाया है भैया ने। निहारिका जी ने राधा की इस बात को पकड़ लिया। ओहो, सूरत से बनवाया है, और तुम्हारे भाई के पास जहां देने आने तक के लिए पैसे नहीं बचे। वैसे ये तो बताओ कि ये सब क्या बेचकर खरीदा है तुम्हारे भाई ने, या कहीं चोरी तो नहीं करता वो? रघुनंदन जी जोर से बोले, निहारिका, हद में रहो, कुछ भी बोलती जा रही हो। मुझे तो इस घर में तुम ही गंवार दिखाई देती हो। अरे इतने प्रेम से भेजा है तो प्रेम से देख क्यों नहीं लेती? निहारिका जी राधा को घूरती हुई अंदर चली गई। निहारिका जी को अब रघुनंदन जी का डर होने लगा, लेकिन उनके घर में ना होने पर वो मौके का फायदा उठाना नहीं भूलती थी। कुछ महीनों में करवा चौथ का त्योहार आ गया और निहारिका जी ने रघुनंदन जी के साथ हमेशा की तरह काफी सारी शॉपिंग की। बार बार पार्लर के चक्कर लगाती रही। निहारिका जी से रघुनंदन जी ने कहा, अरे निहारिका, तुम्हारी बहू का पहला त्योहार है, इसको भी पार्लर ले जाओ साथ में। अमित सामने बैठा था, इस कारण वो कुछ बोली नहीं। अमित ने कहा, हाँ राधा, तुम भी पार्लर जाओ, देखो इस बार कौन सुंदर दिखता है, मॉम या तुम? इस बार पर निहारिका जी ने तन बदन में आग लग गई और उन्होंने राधा से बदला लेने का मन बना लिया। उन्होंने झट से कहा, अरे सुंदर तो यही लगेगी, भले मैं शौकीन हूँ, मगर ये तो बहू है, आज जिसका पहला त्योहार है। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। चलो राधा, मेरे साथ चलो, देखना आज शहर में कैसे सजाते हैं। निहारिका जी उसको पार्लर में ले गई। आज पार्लर वाली के सामने बैठा दिया। उससे कहा, इसको अच्छे से तैयार कर दो, उसके पहले एक फेशियल कर दो। ब्यूटिशियन राधा ने चेहरे पर तरह तरह की क्रीम लगाने लगी। उसने कहा, वैसे आप तो ऐसी भी सुंदर हैं, मेकअप से तो और ज्यादा सुंदर हो जाएंगी। निहारिका जी अंदर से चिढ़ रही थी, लेकिन ऊपर से मुस्कुरा रही थी। जैसे ही वो राधा के चेहरे पर ब्लीच लगाने चली तो उसका फोन बज उठा और उसने मुड़कर अपना फोन उठाया। इतने में निहारिका जी ने ब्लीच में एक्टिवेटर मिला दिया। ब्यूटिशियन जैसे ही वापस उनकी तरफ मुड़ी तो वो पीछे हट गई। उसने जल्दी से राधा के चेहरे पर ब्लीच लगा दी। कुछ पल बाद राधा के चेहरे पर जलन होने लगी। जब राधा सहन नहीं कर पाई तो उसने इसकी शिकायत की तो ब्यूटिशियन ने कहा, अरे थोड़ी तो जलन होती ही है, कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ देर में जलन असहनीय हो गई और राधा उठ खड़ी हुई। इसे ऐसे लग रहा था कि उसके चेहरे पर किसी ने तेजाब डाल दिया हो। उसने जल्दी से जाकर मुंह धो डाला और जैसे उसने टॉवल से मुंह पोंछा तो उसने देखा कि चेहरे पर फफोले जैसे निकलने शुरू हो गए थे। राधा रोने लगी और निहारिका जी भी ब्यूटिशियन को डांटने का नाटक करने लगी। आइस क्यूब भी लगाई, मगर कोई फायदा ना हुआ। राधा ने कहा, मम्मी मुझे घर जाना है। निहारिका जी मन ही मन हंसती हुई उसे घर लेकर आ गई। अमित उसे रोते देखकर डर गया और जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने बताया कि ये ब्लीच में एक्टिवेटर की ज्यादा मात्रा से हुआ है। उसने चेहरे पर लगाने के लिए दवाई दे दी और अमित उसे लेकर घर चला गया। अमित को शक था कि उसमें निहारिका जी का हाथ है, लेकिन भला पता कैसे चलता? राधा का पहला करवा चौथ इस तरह निहारिका जी ने खराब कर दिया था। रघुनंदन जी ने कहा, मुझे तुम पर क्यों शक हो रहा है निहारिका? आज जब तुम इस तरह बड़ा दिल दिखाकर इसे साथ ले गई तो मुझे अजीब लगा, क्योंकि तुम तो उससे तुलना करती हो अपनी। आज अच्छी सास कैसे बन गई अचानक, ये समझ नहीं आया। कहीं तुमने ही तो? निहारिका जी ने कहा, अरे हर बात का इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। तुम्हारी बहू कोई अंग्रेज नहीं बल्कि एक गवारन है। क्या पता इसने ही कुछ किया हो।
रघुनंदन जी ने आगे कुछ नहीं कहा। त्योहार का दिन था और वो माहौल बिगाड़ना नहीं चाहते थे। राधा को अमित ने सुंदर साड़ी लाकर दी, जिसे पहनकर वो दुल्हन सी लग रही थी। पूजा के बाद अमित ने उसे एक सोने का नेकलेस दिया, जिसे देखकर निहारिका जी जल भुन गई। मन में सोचने लगी, पता नहीं क्या कर दिया है इसने अमित पर। उधर राधा भी भाभी प्रेग्नेंट थी और कुछ दिन में खुशखबरी आने ही वाली थी। राधा बहुत खुश थी क्योंकि उसके भाई ने उसके कारण संतान के बारे में भी नहीं सोचा था। अब इतने सालों बाद उनके यहाँ खुशी आने वाली थी और वो बुआ बनने वाली थी। अमित से रोज जाने के बारे में बात करती थी। क्या क्या लेकर जाएंगे, बुआ के तौर पर भाभी को क्या क्या देगी। अमित कहता, अरे राधा, तुम जो चाहोगी हो जाएगा, बस तुम खुश रहो और ऐसे ही खुश रहा करो। निहारिका जी को ये सब पता चला तो मन में कहने लगी, अब फिर से मेरे बेटे को इस चुग्गी में ले जाने के लिए तैयार है ये गवार। एक दिन खुशखबरी आ ही गई। रजावत सिंह के यहाँ बेटा पैदा हुआ था। निहारिका जी मॉडर्न होते हुए भी लड़का होने की खबर से विचलित हो गई। अमित ने अपने पापा से कहा, पापा, माँ को भी तो ले जाना पड़ेगा। रघुनंदन जी ने कहा, बेटा मैं मना लूंगा उसको, तुम फिक्र मत करो, अपने घर की बेइज्जती नहीं होने दूंगा। निहारिका जी के सामने जैसे ही यह बात रखी गई कि राधा के गांव सभी को जाना है, तो उन्होंने घर में हंगामा कर दिया। रघुनंदन जी ने कहा, अरे तुम्हारा समधियाना है, नसीब वाले हो, ऐसे समधी मिलते हैं, और वो तो राधा का भाई है, वो तुम्हारे बेटे बराबर है। निहारिका जी ने कहा, मुझे उस गांव में कदम भी नहीं रखना। जाने किस चुग्गी झोंपड़ी से आई है, इस गवार के घर जाकर मैं अपना स्टेटस खराब नहीं करना चाहती। अमित ने जोर से चिल्लाकर कहा, ठीक है, मत जाइए आप अगर किसी को इज्जत नहीं दे सकती तो उसका अपमान करने का भी कोई हक नहीं है आपको। मैं राधा के साथ जा रहा हूँ, यहाँ अब कभी नहीं आऊँगा। अमित ने निहारिका जी से गुस्से में कह दिया और राधा से भी कहा, राधा अपना सारा सामान पैक कर लो, हम यहाँ से जा रहे हैं, अब से कहीं और जाकर रहेंगे, और तुम चिंता मत करो, हम भैया के यहाँ जरूर जाएंगे और पापा भी आएंगे। रघुनंदन जी ने कहा, मैं तो जरूर आऊँगा, भले कोई आए या ना आए। राधा रोती हुई कमरे में चली गई। अमित के बार बार कहने और उसने सामान पैक करना शुरू कर दिया। निहारिका जी ये सब देखकर दंग थी, मन ही मन ये सब देखकर कर रही थी। रघुनंदन जी ने आकर समझाते हुए कहा, निहारिका एक बार चलकर तो देखो, अरे अपने बेटे के लिए ही चलो, अगर अब तुम नहीं गई तो तुम्हारा बेटा घर छोड़कर चला जाएगा, क्या तुम्हें ये मंजूर है। निहारिका जी सारी रात सोचती रही और अमित सुबह घर छोड़ने के बारे में सोचता रहा। सुबह जैसे ही अमित ने कमरे से सामान बाहर निकाल कर रखना शुरू किया तो निहारिका जी से देखा ना गया और वो रोने लगी। उन्होंने कहा, अमित मैं चलने को तैयार हूँ। राधा ये सुनते ही मुस्कुरा उठी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि निहारिका जी ये सिर्फ अमित के लिए कर रही हैं। अब घर में जाने की तैयारियां होने लगी। राधा अपने भतीजे के लिए सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आई और निहारिका जी ने ये कहकर उन्हें देखकर कह दिया कि हमारे घर की बेइज्जती करवाओगी क्या, हम ब्रांडेड देते हैं और ब्रांडेड ही पहनते हैं। लेकिन अगले ही पल बोली, अरे मगर झुग्गी चौपड़ी वालों को ब्रांडेड का कहाँ पता होता है, चलो छोड़ो, उनके लिए यही सही है, बेकार में अपना खर्चा क्यों करना, पता नहीं मैं कैसे रहूंगी वहाँ तो टॉयलेट भी नहीं होगा और ऐसी भी नहीं होगा। अमित ने कहा, माँ ऐसा कुछ नहीं है, आप जानती नहीं, अभी राधा के घर को। निहारिका जी ने कहा, मुझे जानना भी नहीं है, मैं बस तेरे कारण जा रही हूँ, वरना गांव में जाना मेरी शान के खिलाफ है। राधा ने बच्चे के लिए एक सोने की चेन बनवा ली थी और साथ ही अपने भतीजे को देने के लिए एक लकड़ी का बहुत सुंदर झोला भी बनवाया था। निहारिका जी को ये सब ओल्ड फैशन लग रहा था। उन्होंने ये सब कुछ अपने मायके में कभी नहीं देखा था, क्योंकि
उनके यहाँ तो यह सब कुछ नहीं होता था। उन्होंने कहा, अरे जुग्गी वालों के लिए इतना ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है, और फिर मायके वाले तो हमेशा देते हैं। मैंने तो कभी अपने मायके में यहाँ से कुछ जाते हुए नहीं देखा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि वहाँ हमारे लिए क्या ही व्यवस्था होगी। मैं तो उधर रह ही नहीं पाऊंगी। ना तो गांव में ढंग से लाइट आती है, ना कोई व्यवस्था होती है। राधा ने कुछ ना कहा। वो जानती थी कि अपनी सास से कुछ भी कहना आग में कूदने के बराबर है। निहारिका जी उल्टा यही कहती कि अपने मायके के गुणगान कर रही है, इसीलिए राधा ने कभी घर के बारे में नहीं बताया, और अमित ने कहना भी चाहा तो वही सुनने को तैयार न हुई। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब राधा पूरे धूमधाम के साथ अपने मायके बधाई लेकर गई। सास निहारिका जी और ससुर रघुनंदन जी साथ ही थे। जैसे ही वह अपने मायके के गांव में पहुंची तो देखा गांव के बाहर ही ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। पूरे गांव में शोर मच गया कि राधा बेटी आ गई, क्योंकि वो शादी के बाद भी पहली बार अमित के साथ घर आई थी। परिवार के सारे लोग गांव के बाहर खड़े होकर राधा और अमित के परिवार सहित स्वागत करने लगे। सब फूल बरसा रहे थे और माला पहना रहे थे। निहारिका जी ने तो इस सब की कल्पना भी ना की थी। निहारिका जी के उसके भाई ने पैर छूकर कहा, धन्य भाग हमारे जो माता जी आप हमारे घर आई। रघुनंदन जी, निहारिका जी और उनके बहू बेटे का खूब धूमधाम से स्वागत हो रहा था। खूब ढोल नगाड़े बज रहे थे और चारों तरफ से फूलों की बारिश हो रही थी। राधा के मायके के सभी बच्चे नाच रहे थे और खुशियां मनाई जा रही थी। रजावत जी धूमधाम से अपने बहनोई और बहन का स्वागत करते हैं। ऐसे भव्य स्वागत को देखकर निहारिका जी की आंखें फटी की फटी रह गई कि उन्होंने तो समझा था कि उसकी बहू का मायका किसी छोटे से गांव की छोटी सी झुग्गी में होगा और किसी झोंपड़ी में रहती होगी, मगर इसका घर तो हवेली से कम नहीं। इतना कुछ देखकर वह दंग रह गई। उन्होंने देखा कि राधा का घर एक बहुत बड़ा नक्काशी वाला घर है, जो कि इतना बड़ा है कि ऐसे लग रहा है जैसे कोई हवेली हो। सब लोग आकर राजावत को बधाइयां दे रहे थे। हर कोई उन्हीं के सलाम ठोक रहा था। निहारिका जी इतना भव्य स्वागत देखकर हैरत में थी। उन्होंने तो बहू को गरीब समझा था, मगर ये तो गांव की राजकुमारी निकली। पूरा गांव राधा को पलकों पर बैठा रहा था और राधा अपनी सास को मायके का घर दिखाने लगी और निहारिका जी स्तंभ सी उनके पीछे पीछे चलकर घर को देखने लगी। सारे कमरों में एसी लगा था। हर कमरे की छत में बढ़िया महंगे झूमर टंगे थे। नक्शीदार डाइनिंग टेबल भी बाहर से मंगवाया गया लगता है। इतना शानदार घर देखकर निहारिका जी के होश उड़ चुके थे। उनका घर तो इसका आधा भी नहीं था, बल्कि एक छोटा सा फ्लैट ही तो था। इस घर में कितने सारे पंखे हैं, और उनके घर में तो मात्र 3 ही पंखे और 2 एसी थे। शहरों में तो ऐसा घर कभी भी देखने को नहीं मिला था, और वो वैसे भी इतने बड़े घर शहर में होते ही नहीं हैं। ऐसे बड़े बड़े घर तो सिर्फ गांव में देखने को मिलते हैं। तभी राधा की मौसी आई और निहारिका जी को एक बॉक्स देकर बोली, ये आपके लिए। निहारिका जी ने बॉक्स खोलकर नजर डाली तो उसमें एक डायमंड सेट था, जो उन्होंने जीवन में भी कभी नहीं देखा था। उन्होंने कहा, अरे ये हम नहीं ले सकते, इतना बड़ा उपहार बिल्कुल नहीं ले सकते। तो मौसी ने कहा, इतना काबिल दूल्हा मिला है राधा बिटिया को, और रजावत को बेटा भी हुआ है, तो ऐसे में तो ये उपहार तो बहुत छोटा है। आप तो शादी में भी नहीं आई थी, इसीलिए अब दे रहे हैं। प्यार का नजराना है, रख लीजिए। निहारिका जी को राधा की तरफ देखने में भी शर्मिंदगी हो रही थी। अब उन्हें समझ आ रहा था कि राधा ने कभी उन्हें जवाब क्यों नहीं दिए, और वो साड़ियां भी असली सिल्क की ही रही होंगी। निहारिका जी को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि जिसे गरीब होने के इतने ताने दिए, हम तो इसके आधे के बराबर भी नहीं हैं। इस लड़की राधा का दिल कितना बड़ा है, किसने कभी कुछ नहीं कहा और हमेशा मेरा सम्मान करती रही।
कभी इसने अपने मायके का घमंड नहीं दिखाया, लेकिन मैंने तो बात बात पर इसको अपने स्टेटस की दोस्त दिखाई। अपनी बहू के मायके को देखकर आज उन्हें अपना मायका भी फीका लग रहा था, जिनके हाई स्टेटस की वो बातें किया करती थी, राधा को सुनाती रहती थी। अब निहारिका जी को बार बार वही बातें याद आ रही थी, जब उसने अपनी राधा को नीचा दिखाया था, झुग्गी चोपड़ी वाली कहा था और जादू टोना करने वाली कहा था। वो कितनी भी कोशिश करती, मगर इतनी अच्छी बहू अमित के लिए नहीं ला पाती, इसका उन्हें एहसास हो गया था। राधा ने 3 दिन में उन्हें अपने गांव में दूर तक फैली अपनी खेती, जायदाद और बाग बगान दिखा दिए थे। निहारिका जी अंदर ही अंदर अब आत्मगिलानी से बढ़ती जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि कब मौका मिले और वो राधा से अपने शब्दों के लिए माफी मांगे। निहारिका जी का बदला स्वरूप देखकर राधा भी खुश थी। अमित ने इन 3 दिनों में निहारिका जी से कोई बात नहीं की। वैसे तो उसे अपनी मॉम से इतनी शांति की उम्मीद ही नहीं थी, और वो भी उन्हें शांत देखकर हैरान था। अगले दिन घर वापसी थी और रजावत ने बधाई के समय फिर से अपनी बहन और ससुराल वालों को उपहारों से लाद दिया। निहारिका जी देखती रह गई कि किस प्रकार उनके भाई ने उनके बहू बेटे को पूरे सम्मान के साथ विदा कर खूब सारे उपहार दिए हैं। इसी बाई के लिए उन्होंने उसकी बहन से भिखारी शब्द कहा था, बल्कि रजावत की बराबरी तो निहारिका जी कर ही नहीं सकती थी। राधा तो घर से भतीजे के लिए इतना सब लेकर ही नहीं आई थी, जितना जहां से लेकर जा रही थी। रजावत ने कहा, हम बेटियों से लेते नहीं बल्कि देते हैं। ये अपने भतीजे के लिए लाई तो सिर आंखों पर, मगर अब मेरा भी तो फर्ज है अपनी बहन को देने का। निहारिका जी की नजर झुकने को मजबूर हो गई थी। मायके से विदा होकर राधा सास ससुर के साथ ससुराल आ गई। घर जाकर राधा अपने काम में लग गई, लेकिन निहारिका जी कुछ बदली बदली और खामोश थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी राजकुमारी जैसी बहू से किस मुंह से बात करे। निहारिका जी ने एक दिन उसके कमरे में जाकर कहा, राधा, तुम्हारे मायके में तो सब लोग इतने पैसे वाले हैं और हम उनकी अंश मत भी नहीं। मैं हमेशा तुम्हें नीचा दिखाती रही, लेकिन तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा और ना ही सच्चाई बताई। तुमने मुझे कभी क्यों नहीं जताया कि तुम इतने अच्छे परिवार से हो। ये तुम्हारे संस्कार थे कि तुमने नहीं कहा, लेकिन मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ। तुमको अपनी दबंगे दिखा करके मुझे अब बहुत बुरा लग रहा है। तुम मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अमित हैरानी से अपनी माँ को बैठा देख रहा था। राधा ने कहा, मम्मी जी, मैंने बचपन में ही माँ को खो दिया था। भाभी ने ही पाला और माँ का प्यार भी दिया, मगर आपको माँ कहा तो माँ याद आ गई, इसीलिए कभी कुछ कह ना सकी। ये सोचकर कि अगर मेरी माँ मुझे कुछ कह देती तो क्या मैं उन्हें कभी कुछ कहती? नहीं ना, इसीलिए नहीं कहा। आप तो माँ है मेरी, बुरा क्या मानना। निहारिका जी ने कहा, राधा, ये कहकर तुमने मेरा सम्मान बढ़ा दिया और मैं माँ का जरा सा भी फर्ज अदा ना कर सकी। उस दिन पार्लर में मैंने ही ब्लीच में एक्टिवेटर मिला दिया था। बेटा, मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं कितना नीचे गिर गई थी। निहारिका जी रो रही थी और अमित बैठा बस देख रहा था। राधा ने कहा, मम्मी जी, मुझे मालूम है कि उस दिन आपने क्या किया था, लेकिन मैं कुछ करती उससे पहले ही ब्यूटिशियन ने लगाना शुरू कर दिया था। उससे मैं कुछ नहीं कहना चाहती थी, वरना आपका अपमान होता, इस कारण उसे अपने चेहरे पर लगाने दिया, ये जानते हुए भी कि ब्लीच से मेरा चेहरा जल भी सकता है। निहारिका जी को आंखें फटी की फटी रह गई और अमित भी उठकर खड़ा हो गया। अमित ने कहा, राधा, तुम जानती थी फिर भी मॉम की हरकत पर पर्दा डाल दिया। अगर तुम्हारा चेहरा खराब हो जाता तो? वो तो समय रहते तुमने धो लिया था। अमित हैरान था कि कोई लड़की सास की हरकत ऐसे कैसे छोड़ सकती है। निहारिका जी राधा के कदमों में गिर गई, माफी मांगने लगी। तभी पीछे से रघुनंदन जी आए और बोले, मुझे तो उसी दिन पता था कि ये हरकत निहारिका की ही है। राधा ने तुरंत कहा, पापा जी, मुझे तो अब मम्मी जी से कोई शिकायत नहीं है।
अमित ने इनके खिलाफ जाकर शादी की, बस ये इसका ही असर था। लेकिन अब तो मम्मी जी ने अपनी गलती मान ली है, तो मुझे भी कोई शिकायत नहीं है, रघुनंदन जी ने कहा। देखा निहारिका, मैंने कहा था ना कि तुम नसीब वाली हो जो ऐसी बहू मिली है। चलो, देर आए दुरुस्त आए। इसके बाद निहारिका जी राधा के साथ मिलजुल कर रहने लगी और उसे बहुत प्यार सम्मान देने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।